हाय गाइस, तो आज हम डील करने वाले हैं एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि है लाल मनसुखी वर्सेस कौरी दत्त का केस। एलएलबी वाले, एलएलबी फर्स्ट सेम वाले, आप जब अपना सिलेबस देखेंगे तो सेक्शन बी में आपको केसेस दिए गए हैं। सिर्फ जो केसेस दिए गए हैं उसमें से सेकंड नंबर का लाल मनसुखी वर्सेस कौरी दत्त का केस है। ये आपको एग्जाम पेपर में 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। अब कौन से केसेस आएंगे ये हमको नहीं पता, पर जो लैंडमार्क जजमेंट है वो हम डील करने वाले हैं। और बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो हमारी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्रपोजल पढ़ा था, उसमें एक हमने प्रपोजल का जो टाइप पढ़ा था वो था जनरल ऑफर, सामान्य प्रस्ताव। उसमें आप ये केस लिख सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि इस केस में बोला क्या गया था। तो जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है फैक्ट, लीगल इश्यूज और जजमेंट, ऐसे ही आपको एलएलबी वाले आपको अपने आंसर्स में लिखना है। तो आज हम समझते हैं इस केस में फैक्ट क्या था। तो देखिए, लाल मनसुखी वर्सेस कौरी दत्त, मैंने एक क्लास बनाई हुई है जिसमें बताया गया है कि प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है। तो आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा कि प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, कौन केस लगाता है, कौन डिफेंड करता है। तो ये हम उस क्लास में डील कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं गौरी दत्त, लाल मनसुखी वर्सेस गौरी दत्त, एआईआर 1913 का ये केस था। इसमें क्या हुआ था हम समझते हैं। जो गौरी दत्त था, गौरी दत्त का भतीजा, जो गौरी दत्त का नेफ्यू था, वो गुम गया था। गुमने की वजह से उसने जो लाल मनसुखी गौरी दत्त के यहाँ एज अ सर्वेंट काम करता था, नौकर था, वो उसके घर पे काम करता था। गौरी दत्त ने अपने नौकर लाल मनसुखी को अपने भतीजे को या बच्चे को ढूंढने के लिए भेजा। जब उसके बाद गौरी दत्त ने लाल मनसुखी जब अपने उस बच्चे को ढूंढने के लिए गया, तो गौरी दत्त ने उसके जाने के बाद एक इनाम घोषित किया कि इनाम घोषणा की कि जो कोई मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको हम इनाम देंगे। लाल मनसुखी को उस इनाम की कोई जानकारी नहीं थी। जब लाल मनसुखी अपने मालिक के 9 बच्चे को ढूंढ कर लाया, तब उसने अपने मालिक से इनाम की घोषणा की और मालिक ने इनाम देने से मना कर दिया। लाल मनसुखी केस को लेके कोर्ट में गए। उसने बोला कि हमको इनाम चाहिए है क्योंकि हमने जो इन्होंने घोषणा की थी उसका हमको रिवॉर्ड चाहिए और हमारा मालिक रिवॉर्ड दे नहीं रहा है। कोर्ट के सामने एक लीगल इशू आया। लीगल इशू क्या था हम समझते हैं कि क्या कोई पर्सन किसी ऐसे रिवॉर्ड का, ऐसे इनाम का क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है जिसके बारे में उसे कार्य करते समय नॉलेज ही नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जब उसका नौकर उसके अपने मालिक के बच्चे को ढूंढने के लिए गया, तो जब वो गया, नौकर जब अपने मालिक के बच्चे को ढूंढने के लिए गया, उस टाइम इनाम की कोई घोषणा थी नहीं। जाने के बाद उसके मालिक ने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए इनाम का घोषणा की, तो लालमन शुक्ल को इनाम की कोई जानकारी नहीं थी। तो क्वेश्चन, लीगल इशू यही बना कि क्या लालमन शुक्ल को रिवॉर्ड मिलना चाहिए या नहीं। जजमेंट आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था। जस्टिस बनर्जी मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि इनका वर्डिक्ट था। इन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले, डिक्लेयर किए कि लालमन इनाम पाने का हकदार नहीं है। लालमन ने जो इनाम क्लेम किया है, रिवॉर्ड क्लेम किया है, वो उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑफर, जो प्रस्ताव है, उसका नॉलेज में होना जरूरी है। यही एक सबसे ज्यादा लैंडमार्क की पॉइंट है कि ऑफर का नॉलेज में होना जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं रहती है ऑफर की, तो वो क्लेम रिवॉर्ड नहीं पा सकता है। बिना नॉलेज के ऑफर स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है, स्वीकृत ही नहीं माना जाएगा। तो जब ऑफर मिला ही नहीं, आपने एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो ये किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया माना गया। तो हमने देखा इस केस में मेन वर्डिक्ट ये हुआ था कि कम्युनिकेशन, नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। कुछ करार, एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसका आपको जानकारी होना जरूरी था। लालमन शुक्ल को ऐसी घोषणा की कोई जानकारी थी नहीं, ऐसे रिवॉर्ड की कोई जानकारी थी नहीं, तो वो अपने मालिक से क्लेम नहीं कर सकता है। तो जैसा कि हमने समझा फैक्ट क्या थे इस केस के, इस केस का लीगल इशू क्या था, फैक्ट इशू बोलते हैं। लीगल इशू क्या बन रहा था कि क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या उसके नौकर को रिवॉर्ड मिलेगा।